नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में आ रहे हैं कल, यानी उनका एक कार्यक्रम है जो मधुबन में होगा। हरियाणा पुलिस को फ्लैग सुपुर्द करेंगे। इसके अलावा करनाल में सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का वो जो शिलान्यास है वो करेंगे। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को वो मंत्र भी देंगे। इससे पहले खराब मौसम की वजह से वो हरियाणा नहीं आ पाए थे। चुनावी रहा हरियाणा में शाह, इसका इंपैक्ट क्या होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। 14 फरवरी यानी कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पुलिस को फ्लैग सुपुर्द करने के लिए आ रहे हैं। करनाल में मधुबन में होने वाले कार्यक्रम में शाह शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। समारोह में अमित शाह हरियाणा पुलिस के झंडे को डीजीपी पीके अग्रवाल को सौंपेंगे। इस झंडे के बीच में चमकीले सुनहरे रंग में हरियाणा पुलिस लिखा है और इसके ऊपर अशोक स्तंभ है और इस झंडे को पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में लगा सकेंगे। शाह का हरियाणा का दौरा राजनीतिक मायने से काफी अहम माना जा रहा है। कुछ राजनीतिक पंडित शाह के दौरे को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असर की काट बता रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक पंडित 2024 की तैयारियों के मंत्र से जोड़कर देख रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा की बीजेपी इकाई संजीदा नजर आ रही है। हरियाणा में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 10 लोकसभा सीटों में जीत मिली थी। 2024 में भी इस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती को देखते हुए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा पर फोकस कर रहा है। इस चुनाव में राज्य के पिछले 8 साल से सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी केंद्रीय नेतृत्व कसौटी पर खरा उतरना चाहता है। ऐसे में शाह हरियाणा पर लगातार नजर बनाए हुए है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए, 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ चर्चा करेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से हैं, विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल से और पवन हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 2019 का प्रदर्शन दोहराने का दबाव है पार्टी पर, जाहिर सी बात है, और गृह मंत्री अमित शाह का एक दौरा मौसम के लिए चला उसके तुरंत बाद, हालांकि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन यह माना जा रहा है कि उसके बाद कार्यकर्ताओं को मंत्र देने की भी कवायद होगी, जैसा वो अक्सर करते हैं। क्या 2019 को दोहराने का दबाव है पार्टी पर? कल हरियाणा प्रदेश में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, जिसको लेकर के पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर ली है और जो भी जिसकी ड्यूटी लगानी थी सब ड्यूटी लग के और पूरी तरह से प्रोग्राम की तैयारी हो चुकी है। कल वो पहले तो सरकारी प्रोग्रामों में करनाल के मधुबन में उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद करनाल लोकसभा के जो हमारे बूथ पालक हैं उनकी मीटिंग लेंगे। देखिए, हमारे जो संगठन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बूथ लेवल की इकाई होती है वो होती है पन्ना प्रमुख होता है बूथ का, वो जो इंचार्ज होता है, और उसके ऊपर होता है जो पालक हमारा बूथ का होता है वो सारा चुनाव लड़ने का दारोमदार जो हमारे जो बूथ पालक हैं उनके ऊपर होता है और उनकी मीटिंग लेंगे। पहले तो वो करनाल लोकसभा क्षेत्र के बूथ पालकों की मीटिंग लेंगे और उसके बाद दोपहर बाद वो सोनीपत में बूथ पालकों की मीटिंग लेंगे। पीछे जो उनका प्रोग्राम रखा था उसके वो बरसात की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से वो कैंसिल हो गया था। उस दिन भी उन्होंने वर्करों की मीटिंग लेनी थी, जो पालकों की मीटिंग वो कर लेंगे। हमारी पार्टी तो हमेशा चुनाव को कोई छोटा बड़ा नहीं समझती, उत्सव के रूप में लेती है और सारे हमारी पार्टी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हरियाणा में और पूरे देश में भी हमेशा तत्पर रहती है। पूरे 24 घंटे और 12 महीने गरीब लोगों के बीच में रहती है और उनकी जो दुख तकलीफ होती है उसमें साझा करती है और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए हमने चला रखी है उसका हर आदमी को फायदा पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत रहती है। और देखिए 2019 का रिजल्ट तो बिल्कुल वही रिजल्ट जो है वो आएगा और 10 की 10 सीट हरियाणा में हमारी पार्टी बहुत आसानी से जीतेगी, क्योंकि विपक्ष तो रहा नहीं है। विपक्ष नाम की कोई तो चीज नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी इतने सारे साथी बिठा रखे हैं मैंने, आप कह रहे हैं विपक्ष नाम की चीज नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूं
पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सारे देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता वो आकर्षित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारे के सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो विपक्ष में तो कुछ बचा नहीं है। विपक्ष में तो जिनके मुंह से मलाई निकल गई थी, जो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ लोग, जनता तो छोड़ चुकी है, वो नेता तड़प रहे हैं और फड़फड़ा रहे हैं। उनको चलिए मैं और मेहमानों के पास चलता हूं, फिर आपके पास आता हूं। विद्रोही जी, भाई एक बात कही जाती है कि ठीक है, जो राज्य की इकाइयां हैं वो चुनाव की तैयारी जैसे करें, जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की वो बड़ी हार्ड वर्किंग खुद भी है और राज्य इकाइयों से भी बहुत काम करवाती है, और सेंट्रल लीडरशिप को चुनाव लड़ने की मशीन कहा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह उसके मास्टर माने जाते हैं। हरियाणा में एक दौरा मौसम की भेंट चढ़ा, फटाफट वो आ रहे हैं। आप ये दावा करते हैं कि आप इस बार जो है आप परिवर्तन लाएंगे। उस परिवर्तन के बीच में, आपके वादे के बीच में ऐसा लगता है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप खड़ी हुई है। आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी को, भाई पवन हिंदुस्तानी को और मेरे मित्र भूपेंद्र प्यारे भाई को मेरा नमस्कार। अभी आप कह रहे थे कि भाई इस दौरे का कोई राजनीतिक मायने है। मैं समझता हूं कोई राजनीतिक मायने नहीं है। ये एक सरकारी दौरा है और सरकारी दौरे के नाम बाद, जैसे भाई भूपेंद्र जी ने बताया, इन्होंने कथित बूथ पालकों की मीटिंग रख दी। अब जिस तरह इनका जो हवाई गुब्बारा था, जो ये गोहाना से उड़ाकर अपनी हवा बनाना चाहते थे, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को कम करना चाहते थे, वो तो पंचर हो गया। अब इन्होंने सोचा कि भाई गुब्बारा तो फूट गया, अब सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हो, बूथ पालिकों की मीटिंग रख लो। यदि सफल हो गया तो हेलो बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अगर ठीक है, सफल हो गया तो कह देंगे कि देखो कितनी भारी मीटिंग हो गई है, और गुब्बारा फूट गया तो कह देंगे कि बूथ पालिकों की मीटिंग थी, लोग कहां आए थे। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि भाई भाजपा के नेता बड़े हार्ड वर्कर हैं, हाँ ये बड़े हार्ड वर्कर हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है और सत्ता का पूरे साधन है और जुमलेबाजी करने में बड़े व्यस्त रहते हैं। जैसे हमारे भूपेंद्र भाई भी जुमलेबाजी करने सीख गए, बड़ा जुमला उछाल दिया, विपक्ष कहां है। अरे जनता ने तुम्हारी औकात, हैसियत, राजनीतिक हैसियत, माफ करना, औकात से मेरा मतलब यह है राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक ताकत कह लो आप, और सब शब्दों में पंचायत चुनाव में बता दी कि आपकी क्या राजनीतिक ताकत है, नगर निकाय चुनाव में बता दी हाँ आपके पास ताकत है पैसों की, खरीद फरोख्त की आपकी ताकत है, इसके अलावा आपकी कोई ताकत नहीं। आप 10 सीट का दावा कर रहे हैं। मेरी बात याद रखना, अगर 3 सीट भी हरियाणा में अगर आप जीत गए तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कार्यक्रम अब लगातार बढ़ेंगे। हमारी गतिविधियां स्थानीय स्तर पर तो जारी रहती हैं। हम राष्ट्रीय नेतृत्व की बजाय स्थानीय नेतृत्व के दम पर ज्यादा चुनाव लड़ते हैं। हर जगह हमारा यही एक पैटर्न है। अभी हमारा 24, 25, 26, 27 को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद हमारी गतिविधियां कितनी तेजी से बढ़ेगी आपको दिख जाएगा। हम भाजपा हरियाणा, लास्ट बात, हम भाजपा हरियाणा सरकार के चार्जशीट बना रहे हैं, इनके काम की चार्जशीट बना रहे हैं और किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा चुनाव प्रचार सकारात्मक होगा और इनका चुनाव प्रचार हमेशा की तरह नकारात्मक जुमलेबाजी, सांप्रदायिक उन्माद और नफरत बंटवारे की राजनीति का है। लड़ाई सकारात्मक राजनीति और जुमलेबाजी के, सांप्रदायिक उन्माद और बंटवारे की राजनीति के बीच विजेंद्र रेड्डी जी, भाजपा 2024 में हरियाणा से विदा हो गया। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, भाई मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं कि भाई वो चुनाव लड़ने की जो एक, आप मान लीजिए जो क्षमता है, ये जो तरीका है, और हरियाणा के अंदर क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई नजदीक भी है और थोड़ी सी सख्ती भी रहती है कि किस तरीके से लड़ा जाए और एक चीज की रिपोर्ट दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का इंपैक्ट क्या देखते हैं आप? भाई इंपैक्ट तो गोहाना की जो रैली रखी थी उस दिन हमने देख ली। वो तो मौसम पे डालिए ना आप। रैली का हाँ क्या हाल हुआ उस रैली का, उसी का प्रभाव है कि अमित शाह जी मधुबन में आ रहे हैं और बूथ पालकों की मीटिंग ले रहे हैं।
देखिए, राजनीति को कितने छोटे स्तर पर ये पार्टी लेकर के आने का काम कर रही है कि देश का गृह मंत्री, और वो भी सरकार का भी नंबर 2 का व्यक्ति आ रहा है और बूथ पालकों की मीटिंग ले रहा है। अरे भाई, देश का गृह मंत्री आए तो बहुत अच्छी बात है, प्रदेश में बड़ी अच्छी, उसका स्वागत होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, देश का गृह मंत्री तो आ ही नहीं रहा था हरियाणा प्रदेश में 14 तारीख को। कल यहाँ तो अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री कहाँ आ रहा है? जो बूथ पालकों की मीटिंग, एक गृह मंत्री जी के पास इतना वक्त है कि वो बूथ लेवल के व्यक्तियों की मीटिंग ले रहा है, तो वो गृह मंत्री कैसे होगा? भाई, इसे चुनाव के प्रति गंभीरता माना जाए ना पार्टी की, कि टॉप लीडरशिप जो है वो बूथ पालकों से कनेक्ट हो रही है। नहीं, वरुण जी, मेरा ये कनेक्शन कट गया। इसको मैं दिखवाता हूं विद्रोही जी, मैं दिखवाता हूं। वरुण जी, हाँ वरुण जी, इसको गंभीरता मत मानो, इसको पतन मानो कि ये भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा चुकी है, इतनी डर चुकी है कि अपने शीर्ष लीडरशिप को भी बूथ पालकों से मिलवाने का काम कर रही है। और उनके पास इतना वक्त है कि वो यहाँ नीचे स्तर तक भी आकर के किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो चुका है। देखिए ना आप, किस प्रकार से एक सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है लोकतंत्र में, सरकार का जनता को सुरक्षा प्रदान करना, और आज पीएमओ ऑफिस के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है पूरे हिंदुस्तान की राज्य सुरक्षा के ऊपर, सामाजिक सुरक्षा के ऊपर, और हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सबसे पीछे आता है। 38वां नंबर है हरियाणा का, 28 स्टेट है, उसके बाद भी 38वां नंबर पर हरियाणा है सामाजिक सुरक्षा में सबसे पीछे। तो कितना पतीला पिट चुका है इस सरकार का, हरियाणा में विशेष करके। इसलिए गृह मंत्री जी से मिलवा रहे हैं ताकि उनमें हौसला और जान की जा सके और वो हिम्मत से काम कर सके। तो यहाँ कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं आना जा। अरे 3 भी ज्यादा बता दी, मैं तो कहता हूँ विद्रोही जी, वेद प्रकाश जी ने, इनका बुरा हाल है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व के भरोसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि 24 में हमारे को कुछ मिल जाएगा। और भूपेंद्र जी क्या कहते हैं कि विपक्ष नहीं हरियाणा प्रदेश में। भाई साहब, ये देखना, अभी 24 तारीख से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, परिवर्तन पद यात्रा जो आपके द्वार जाएगी, उसके बाद देखना आपको जो पहले भी नहीं घुसने दिया करते थे। ठीक है, 11 बजे आ रहा हूँ। नहीं, बारी बारी से मैं आ रहा हूँ। विद्रोही जी का जरा कनेक्शन जुड़वा दीजिए, जो दिक्कत आ रही है। पवन भाई के पास चलते हैं। पवन भाई, सवाल वो है कि क्योंकि जब मैं ये पूछता हूं कि तमाम विपक्ष यहाँ बैठा है, बीजेपी कह रही है विपक्ष है नहीं, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी अभी हवा में है। हवा में मैं इसलिए कहता हूं कि शायद इसको अपने पुराने कर किए हुए अभी तक याद नहीं है। मैं एक बार वो वादे याद दिलाऊंगा। जब 14 का अंदर इनकी सरकार आई थी तो उस टाइम पे मोदी ने बड़े बड़े बैनर होल्डिंग लगा के कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी का वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, किस मुंह को लेके आज ये इस डिबेट के अंदर बैठे हैं जहां हरियाणा की महिलाओं का, खिलाड़ियों का अपमान होता है, और आज ये बड़े मुखर होके आके बैठ जाते हैं। पता नहीं किस मुंह को लेके बैठते हैं और किस सम्मान के साथ में अमित शाह को यहाँ पे बुला रहे हैं। इनका मंत्री संदीप सिंह महिलाओं के साथ में अत्याचार करता है, इनका सांसद और ओलंपिक संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण जी, जहां पर हमारे स्टार खिलाड़ी, देश ने जिनको मान सम्मान दिया, वो जंतर मंत्र पे धरना देते हैं और सांकेतिक धरने के द्वारा बताते हैं कि इनके सांसद बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ में अत्याचार करते हैं। पिछले 11 तारीख को आम आदमी पार्टी ने रोहतक के इनके प्रदेश कार्यालय को घेरने का काम किया था। सांकेतिक चेतावनी दी थी कि अगर अमित शाह जी दोबारा करनाल के अंदर कदम रखने की कोशिश करेंगे तो पूरी हरियाणा की जनता उनका विरोध करेगी। वो तब आए जब तक संदीप सिंह वो तब आए जब तक संदीप सिंह को मंत्री पद से ना हटा दिया जाए। भूपेंद्र सिंह गहलोत जी पिछली बार गोहाना के अंदर आए थे, गोहाना के अंदर आए नहीं थे ना, मौसम खराब था, आए नहीं। किस लिए नहीं आए? वो इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर वहां उतर जाता है और गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतरता।
लेकिन पता चल गया था कि पूरे हरियाणा के अरे सरपंच सर, एसोसिएशन चंडीगढ़ से के आना खिलाफ और खड़े दिल्ली हैं। से आना दो अलग बातें होती है। खैर छोड़िए, गलावत साहब जवाब पूरे दीजिए। हरियाणा के सरपंच उनके खिलाफ खड़े थे। इनका नारा था, मैं नारा याद दिला रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। पिछली बार किसानों ने धरना दिया, कितने प्रदर्शन हुए, 1 साल तक प्रदर्शन चला, 750 किसान शहीद हो गए। हरियाणा के सरपंच आज धरनों के ऊपर बैठे हुए हैं, हरियाणा के खिलाड़ी धरनों के ऊपर बैठे हुए हैं, अच्छा, मैं जवाब हरियाणा के लेता हूँ। कर्मचारी ठीक है पवन धरने भाई, बात करते आ गई फिरे। आपकी, मैं जवाब लेता हूँ। हमारा ये गहलावत कहना जी है जवाब दीजिए। हूँ। पहले बात तो मैं जो रेड्डू साहब है ने बात की, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। कि वो सरकारी इनका- प्रोग्राम में आ रहे हैं, बीजेपी के पास अब कोई इनका प्रोग्राम एक तो- अच्छा पवन एक भाई तो- रुकिए, आपकी बात आ गई, मैं जवाब ले रहा हूँ। अब भैया- जवाब ले रहा हूँ, आपकी बात आ गई। सरकारी प्रोग्राम के माध्यम से उनको लेके आया जा रहा है, ठीक। लेकिन हरियाणा की जनता उनका विरोध करेगी। पवन भाई, आज अब मैं जवाब ले लूं, आपकी बात आ गई, मुझे जवाब लेने दीजिए ना भाई। तीन तीन प्रवक्ताओं ने सवाल पूछे, मुझे जवाब लेने दीजिए। इनल्लो कहां पवन खड़ी भाई, है? ये मेरी चर्चा ऐसे नहीं होती है। आप सुनिए मेरी बात को, एक एक करके अपनी बात रखिए। 3 लोगों ने बात रखी, उनका जवाब भी तो चाहिए ना मुझे। जवाब अब दीजिए तो clear सा एक जवाब अब मांग रहे जवाब हैं लेने भाई, दीजिए ना, गहलावत साहब जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं मेरे जो आदरणीय साथी रेड्डू साहब हैं उनकी बात पे आता हूं। इनका 1% से कम तो वोट शेयर रहा, 1 MLA बना, और वो भी मेरे अपने हिसाब से अगले चुनाव तक अंदर जाएगा या बाहर रहेगा। आय से अधिक संपत्ति में तलवार लटकी हुई है, और इनके कारनामे क्या क्या हुए लोग भूले नहीं हैं। इसलिए इनके बात पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और दूसरा, ये जो साथी हैं जो पवन बोले, ये किस पार्टी से है, तो मुझे ये बता दीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। ऐसे ना करें, आम आदमी पार्टी से हैं वो, अब इतना तो आपको पता है। आम आदमी पार्टी से। देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति का सबको पता है। 2 मंत्री तो जेल में है, और केजरीवाल ने किस तरह से शराब की दुकानें खोल करके और लोगों का, जो छात्रों का जो जीना दुर्भर कर दिया था, और उसमें ये केस में ये भी अंदर जाने वाले हैं। और दूसरी मैं ये भी आज सारी भविष्यवाणी कर देंगे आप। अरे सुनियो, मेरी बात पूरी करने लिए, किस मुंह से बात करते हैं? ये हरियाणा को पानी नहीं देने देते, हरियाणा को चंडीगढ़ नहीं देने देते, और हरियाणा को अगर अपनी राजधानी बनाने के लिए जमीन बनाते हैं उसका विरोध करते हैं। ये किस मुंह से हरियाणा में बात करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये हमारे से जवाब मांग रहे हैं। इनका मुख्यमंत्री तो शराब पी के उसको जेल में भी नहीं बैठने दिया। क्या बात करते हो? आपने अपना चरित्र देखा है? जिसका घर शीशे का होता है दूसरे के तरफ पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अब मैं इनकी बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका हरियाणा में कुछ नहीं है। मैं विद्रोही जी की बात पर आना चाहता हूं। 3 सीटें तो दे रहे हैं वो आपको। देखिए, मैं विद्रोही जी के, इनका देखिए हरियाणा में कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये तो कहीं 100 राय, नहीं, विद्रोही जी आपको 3 सीटें दे रहे हैं भाई, मैं ये कह रहा हूँ। मैं विद्रोही जी की बात पे आ रहा हूँ। मैं विद्रोही जी की बात पे आ रहा हूँ। देखिए, विद्रोही जी बहुत सच्चे इंसान है, लेकिन आज पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। इनका हरियाणा में क्या हाल है सबको मालूम है। आप इनके संगठन की बात देख लीजिए। अभी 3 जने हमारे चुनाव होने हैं नगर निगमों के, ये उसमें भी भागेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। और विद्रोही जी, आपको भी पता है, आपकी जो लिस्ट जारी हुई थी उनकी तैयारियों के लेके वो भी रोक दी गई है। 2 ही आदमी तो आपके में हरियाणा में बचे हैं, 2 सेंटर में बचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो CLP लीडर बन गया, उसका बेटा MP बन गया। बाकी की तो उनको जरूरत ही नहीं है, ना उनको संगठन चाहिए ना कुछ चाहिए, और वो तो खुद ही कांग्रेस का भट्ठा बैठाने के लिए तैयार हैं। आप कहां से हमारा मुकाबला करोगे? आपके पास संगठन तो है नहीं, और संगठन आपने देखा कौन कहां जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, और क्या क्या आपने तिकड़मबाजी आपके कांग्रेस में चल रही है। ये तो पूरी तरह से कांग्रेस का तो सफाया हो गया। कांग्रेस को तो लोगों ने नकार दिया, चाहे वो नेशनल लेवल पर राहुल गांधी को, और चाहे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आप इस बात को मान रहे हैं कि आप तो कह रहे थे कि शायद हमारा वहां वो CC वो बनेगा, सम्मेलन बनेगा, उससे पहले हमारी पार्टी बन जाएगी। अरे भाई, जो निगमों के चुनाव के लिए आपकी कमेटी बनी थी उसको भी रोक दिया। और देखिए, ये जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, जो दुर्योधन के धृतराष्ट्र जी जो बैठे हैं, 2 आदमी चुनाव जीत जाएंगे, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, बाकी को महाभारत। अरे नहीं सर, ऐसे आप संज्ञा ना दें किसी को। नहीं।
छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता आप बड़े कि हरियाणा में सम्मानित पैनलिस्ट हैं, छोड़ दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस का कुछ नहीं है। और आज ये आज गहलावत साहब बड़े मूड में हैं, वो बता रहे हैं किसके साथ क्या होगा, कितने जीत के आएंगे, किसका क्या होगा। बिल्कुल आज एकदम देखिए कुंडली खोल के बैठे हैं सबकी। वरुण जी, मेरी बात अगर झूठी नहीं होगी, मैंने उस दिन भी कहा था आपकी डिबेट में कांग्रेस के उस गुटबाजी के ऊपर, और वही हाल हो गया। ठीक है, विद्रोही जी से मैं जवाब लेता हूँ। भाई विद्रोही जी देखिए, संगठन कह रहे बन नहीं पा रहा है और आप कह रहे हैं जी आप बीजेपी को हराएंगे, कैसे? देखिए वरुण जी, संगठन नहीं बन रहा, ये कटु सत्य है, पर उसके बावजूद भी भविष्यवक्ता जी बड़े आदमी हैं, इनका सही कह रहे हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि जुमलेबाजी जितनी करते हैं हम कर नहीं सकते। ये जितने असत्य बोलते हैं हम असत्य बोल नहीं सकते। ये जो सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को ठगते हैं हम ठग नहीं सकते। इतनी विशाल पार्टी है इनकी, जितने इनके सकते हो। पार्टी के सदस्य बने थे 2019 में मिस्ड कॉल पार्टी के, उतनी इनको वोट भी नहीं मिली। ये 2019 में भी दावा कर रहे थे कि ये तो 75 पार जाएंगे, क्या हुआ आपके सामने है। और पोल इन्होंने खुद ही खोल दी, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इशारा कर दिया इन्होंने कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, पर भूल गए अकेले ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है। आपके मुख्यमंत्री के पिता अजय चौटाला के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला है, और आय से अधिक संपत्ति का मामला और तिहाड़ जेल से रिहाई, इसी शर्त पे तो आपका इसी दबाव में तो समझौता हुआ था, और इसीलिए आय से अधिक संपत्ति वाला मामला 3 साल से आगे नहीं बढ़ रहा, कहीं नहीं बढ़ रहा, केवल तारीख पे तारीख मिलती है 3 साल से। 2019 से पहले चार्जशीट फाइल हो गई थी, बहस शुरू हो जानी थी, गवाह प्रस्तुत होने थे, पर विगत 3 सालों से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा रहा, क्योंकि यदि ओम प्रकाश, मेरे को लग रहा है विजेंद्र रेड्डी जी को मुझे शामिल करना है चर्चा में जी। नहीं, अब रेड्डी जी बोलेंगे अगर बात ऐसी हो गई है तो। रेड्डी जी, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस, अच्छा आ रहा हूँ, एक बार कंप्लीट कर लें, विद्रोही जी कंप्लीट करिए। कांग्रेस में तो कुछ नहीं है भैया, हम क्या है क्या नहीं है। जब आप हमको 2 सीट दे रहे थे तब भी हम जीते, और भैया नगर निगम के चुनाव आपके सामने आ रहे हैं, आपने भविष्यवाणी कर दी, हम भाग गए। जीतेगा कौन, ये तो जनता फैसला करती है, क्योंकि मैं आपकी तरह लंबे चौड़े तो दावे ठोकता नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं फरीदाबाद का भी, मानेसर का भी और गुड़गांव का भी कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी। आप में कितना दम है आप आजमा लें, हम में कितना दम होगा हम आजमा लेंगे। आप तो पहले भी आजमा चुके हैं, आपने नगर निगम के चुनाव लड़े थे, आप 2 हुए थे, एक जगह हम जीते थे अपने सिंबल पर, ठीक, सोनीपत के अंदर, और अंबाला में जीते थे विनोद शर्मा जी, आपको ठन ठन गोपाल मिला था। ठीक है, ठन ठन गोपाल, ठीक है, ठीक है। अरे विद्रोही जी रुकिए, विद्रोही जी दावे कर लो, आपको जीरो मिला है। मेरी उदारता का फायदा उठा लेते हैं ना आप, ये गलत बात हो जाती है। विजेंद्र रेड्डी जी बोलिए। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई भूपेंद्र जी ने कहा कि चौटाला साहब ने और इनेलो वालों के क्या कारनामे थे, लेकिन आज जो हालात है उनके क्या कारनामे थे। नौकरी लगाया लोगों को और 3210 आदमियों को नौकरी दी और उनके पीछे उनको जेल जाना पड़ा। दूसरा कारनामा ये कहते हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे चल रहे हैं। आज प्रदेश में क्या देश में किसी भी आप किसी अधिकारी को, किसी अच्छे व्यापारी को उठाकर देख लीजिए, उसके पास भी आय से अधिक संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को फंसा लिया जाता है, कुछ को छुपा दिया जाता है। एक यही बात है, कोई बड़े कारनामे वाले गहलावत साहब ये नहीं है। नौकरी लगाना कोई बड़ा कारनामा नहीं है, और आय से अधिक संपत्ति होना भी युग में कोई बड़ा कारनामा नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ ना कारनामे क्या होते हैं। कारनामे होते हैं जब किसी सरकार का सांसद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता हो, जो अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं हो उनके साथ, ये होते हैं कारनामे तो भूपेंद्र भाई। या फिर किसी कोई मंत्री कोच के साथ छेड़छाड़ करता हो, ये होते हैं कारनामे तो। या कोई सरेआम पंचकुला में गोलियों से 42 आदमियों को मार देता हो, ये होते हैं कारनामे तो। भूपेंद्र भाई कारनामे तो रोहतक में हुए थे, 32 युवाओं को गोली मार दी गई थी सीधी। और भाई भूपेंद्र कारनामा तो 700 किसानों की
हत्या करने वाला था सबसे बड़ा कारनामा। तो अरे आज तो कारनामों की गठड़ी बंधी हुई है आपके पास, आप किसके कारनामे दोहराने की बात करते हो? दूसरी बात है, आपने कहा अंदर जाने वाले हो, ये तो आपकी नीति है, भाजपा की नीति है, तो राज करने का तरीका है भाजपा का। पता नहीं किसको, जो भी विरोध करेगा और करते आ रहे हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है इसको। लेकिन अभय सिंह जो है वो एक निडर नेता है, वो इन चीजों से कभी नहीं घबराता। आप कितना ही भी डराने का काम करो, आप डरा रहे हो कि भाई अंदर चले जाएंगे, ये धमकियां हैं, सरेआम धमकियां चैनल के ऊपर। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसे डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं इनसे एक पूछना चाहता हूँ भाई, ये कांग्रेस भोज का प्रेम क्यों बढ़ा हुआ है भाजपा के नेताओं? आजकल भाजपा के कांग्रेस नेता जो है कांग्रेस का भोजन लेना क्यों शुरू कर दिया इन्होंने? क्या हालात इनकी पार्टी के बने हुए हैं? उन सबको रोकने के लिए इन्होंने अमित शाह को बुलाया है यहाँ पर, बुला करके कहा है भाई सोनीपत के हम आपके सांसद हैं, वो कांग्रेस का भोजन लेते हैं, भिवानी वाले लोग हैं वो कांग्रेस का भोजन ग्रहण करते हैं, जींद वाले नेता हैं, भोजन ग्रहण करना अपराध नहीं है, इतनी तो दोस्ती, इतनी तो वो रहने दीजिए। चले मैं आता हूं। कहीं ना कहीं वरुण भाई पार्टी के अंदर खाने बहुत बुरा हाल मचा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आता हूँ। पवन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, फिर समय थोड़ा कम हो जाता है। पवन भाई आप एक मिनट का टाइम दे दीजिए, रोकने के लिए एक मिनट का। मैं सभी मेरे से वरिष्ठ प्रवक्ताओं से प्रयास किया हाथ जोड़ के कहता हूँ कि 1 मिनट का समय मुझे भी दे दीजिए। और जो ये भविष्यवाणी साहब एक बार मेरी भी सुन लीजिए। हाँ, एक सेकंड और कंप्लीट कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं। पवन भाई आ रहा हूँ, कंप्लीट कर रहे हैं। ये शायद प्रधानमंत्री जी के साथ बागेश्वर धाम जाकर के आए हैं। नहीं, अब ऐसी आप विजेंद्र जी आपको ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत थोड़ी है, उस पर तो मैंने ही पहले टोक दिया, भविष्यवाणी इसीलिए कर रहे। चलिए ठीक है, पवन भाई बोलिए। जी, मैं एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री आ रहे हैं करनाल के अंदर, और आपने बताया कि वो गोपालकों की से मुलाकात करेंगे। जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि करनाल के अंदर एक गौशाला के अंदर 45 गायों को मार दिया जाता है। भाजपा ने गौ की राजनीति के ऊपर वोट तो ले लिया। अब पूछना चाहता हूं, क्या इन 45 गायें जो मरी हैं, जो हमारी गौशाला है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई? 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जानकारी तो मैं आपको दे दूं। गिरफ्तार कर लिए जिन्होंने सल्फास खिला के गुड़ में मारा गाय को, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि वो विषय अलग था, आप अपने विषय पे आइए। नहीं, विषय अलग नहीं है जी। इसी विषय के ऊपर इन्होंने पूरी राजनीति करी, पूरा वोट लिया है। मैं उसको पूछने का हक रखता हूँ। आज ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी दुरुस्त कर रहा था। गौ माता हमारे लिए बड़ी पूजनीय है, पूरा देश उसको माता मानता है, और उसी गौ की हत्या करनाल मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर गौशाला के अंदर कर दी जाती है। तो सोचने वाली बात है, जिन गौओं का नाम लेके राजनीति करते थे, आज वो गौओं की हालात क्या है। मैं देखता हूं अक्सर बाजारों के अंदर, भिवानी की सड़कों के अंदर देखिए, आप किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, सड़कों के ऊपर आप जहां देखेंगे वहीं गौ माता कचरा खाती हुई दिखाई देगी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या व्यवस्था की आपने गौओं के लिए? चलिए, क्योंकि समय इतना, फटाफट जवाब ले लूं, मेरे पास समय थोड़ा कम है। समय थोड़ा कम है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। विपरीत करने वाले लोग। देखिए, ये जो मेरे साथी ने एक सवाल किया है, हमने गौ सेवा आयोग का गठन किया और माननीय मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए गौ सेवा आयोग को गायों की सेवा के लिए अलॉट कर दिए हैं। और जिन लोगों को इन्होंने बात की है, उन लोगों को पकड़ के हमने अंदर कर दिया और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम हमारी सरकार तो पकड़े गए, छोटे मोटे को पकड़ के आपने अंदर करके। सर समय नहीं है, काउंटर का। अरे भैया, आप केजरीवाल को पकड़ेंगे, चिंता ना करो। अरे नहीं, गहलावत साहब ऐसे ना बोलिए, नहीं, विषय अलग है, नहीं ऐसे ना करिए भाई, किसी बात को मत जोड़िए। चलिए, मैं छोटे मोटे पकड़े गए और कौन पकड़ा जाएगा? जो दोषी होगा वही पकड़ा जाएगा ना। और किसको पकड़ लेंगे हम? जो दोषी होगा वो छोटा हो या बड़ा, बेटियों के साथ में एक मंत्री गलत हरकत करता है, कहते हैं कि वो उसको पकड़ ले, पकड़ो फिर मंत्री को, क्यों नहीं गिरफ्तार करते? चलिए जी, मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही था। विषय यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, इंपैक्ट क्या कुछ रहेगा, मीटिंग में कौन सा मंत्र देकर जाएंगे और सियासत क्या कुछ कहेगी हरियाणा की, वो समझेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।